हरी भरी खेत में 3 बहू की रसोई। हल्की हल्की हवा चल रही होती है। दूर तक फैली हरी फसलें जैसे ठंडी हवा के साथ लहरें बनाकर झूम रही हो। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है और खेत के बीचों बीच बनाई गई छोटी सी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर धुआं ऊपर उठ रहा होता है। सास और बहू दोनों अगल बगल बैठकर खाना बना रही होती हैं। बहू कांपते हुए हाथों से आंच तेज करती है और हल्की मुस्कान देते हुए कहती है, मम्मी, दिन में तो जैसे तैसे काम हो जाता है, धूप रहती है तो थोड़ी गर्माहट भी मिल जाती है, लेकिन रात होते ही इस हरियाली भरे खेत में ठंड बहुत बढ़ जाती है और यहाँ चूल्हे से कहीं घास में आग लग गई तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। रात में दिक्कत होती है बेटा, पर दिन में भी तो मज़ा आता है। इतने अच्छे मौसम के साथ धूप में खाना बनाने का भी अलग ही मज़ा है। हमारी तो जिंदगी ही खेतों में बीत गई, यही हमारा घर, यही सब कुछ है। इतने में बड़ी बहू का बेटा चिंटू भागते हुए आता है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, पैरों से मिट्टी उड़ती चली आ रही होती है। दादी, आप क्या कर रही हो यहाँ? इधर आओ ना, ठंड लग जाएगी। नहीं बेटा, मैं खाना बना रही हूँ तेरी मम्मी के साथ। अंदर खाना कौन देगा फिर? मम्मी जी, आप भी अंदर ही चली जाइए, बहुत ठंड है। आपकी ये उम्र नहीं है कि इस खेत में इस तरह आप खाना बनाना पड़े आपको। मैं तो जैसे तैसे कट रही हूँ, लेकिन आप क्यों कष्ट लो। मैं गरम गरम खाना बनाकर अंदर ही ले आऊंगी। कमला पोते का हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है। बहू ठंडी हवा में कपकपाती हुई चूल्हे की आंच संभालती रहती है। सच बताऊं तो जब से मैं शुरू से इस घर में आई थी ना, तो खेत में खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर सोचा शादी है, नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फाइनली अब थोड़ी आदत हो गई है, लेकिन ये सोचकर डर लगता है कि छोटे देवर की आने वाली बहू यहाँ कैसे एडजस्ट करेगी। गौरी लंबी सांस लेती है, नजरें दूर खेत में खो जाती हैं। फिर गौरी अंदर खाना लेकर जाती है, पर बहुत गहरी सोच में होती है। अरे बेटा, किस गहरी सोच में गुम है तू? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी। हम तो खेत में रहते आए हैं, हमारी तो जिंदगी यही है, लेकिन अब दोनों देवरों की शादी की उम्र हो गई है, आने वाली बहू कैसे करेंगी? हाँ बेटा, बात तो सही है। आजकल कोई बेटी ऐसे घर में नहीं भेजता जहाँ रहने को ठीक से घर तक ना हो। बिल्कुल सही बोल रही है बहू, हमें कुछ करना पड़ेगा। नई बहू को शादी से पहले हम ये सब थोड़े ना बताएंगे, वरना रिश्ते कहाँ से आएंगे? पर हम सब कैसे बदलेंगे? हमारे पास इतना पैसा भी कहाँ है? सबकी आंखों में चिंता और भविष्य की उलझनें होती हैं। गौरी उठकर सभी को खाना परोसती है। सब खाना चुपचाप खाकर सो जाते हैं, लेकिन कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाता। अगले दिन दोपहर में हल्की धूप होती है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली और बीच में एक पुरानी सी लकड़ी की टेबल, उसके चारों तरफ कुर्सियां डालकर पूरा परिवार बैठा होता है। लड़कों के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हर कोई घर देखने की बात करता है। अब बताओ, अगर ये खेत वाला घर दिखाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी की रसोई भी इन्हीं खेतों में होगी, तो कौन हमें बेटी देगा? सब लोग सिर हिलाते हुए सोच में डूब जाते हैं। लेकिन अगर शादी नहीं कराई तो लड़कों की उम्र निकल जाएगी, फिर तो रिश्ते और मुश्किल हो जाएंगे। वहीं पास में बुआ सास बैठी होती हैं, जो रिश्तों के जुगाड़ में सबसे आगे रहती हैं। अरे लड़कियां तो बहुत हैं, बहुत साफ दिल की, सुंदर और सुशील। मैं तो कई लड़कियों को जानती हूँ जो हमारी फैमिली को देखकर एक झटके में हामी भर देंगी। लड़कियां तो हमें भी पसंद है, मगर दिक्कत यही है कि विदाई के बाद जब वे घर में आएंगी, अपना घर और अपनी रसोई देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा, और शादी से पहले भी जब घर दिखाया जाएगा तो हम उनसे क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे कि खेत में हरियाली के बीच चूल्हा जलाना होता है और इसी घर में रहना होगा? कौन अपनाएगा ऐसा जीवन? सभी की गर्दनें झुक जाती हैं और सबको नई बहू की चिंता सताती है। अरे ये सब बाद में देखेंगे, पहले माँ जो लड़कियों की बात कर रही हैं उन्हें देखते हैं। अगर रिश्ता ठीक लगा तो घर की बात धीरे धीरे संभाल लेंगे। हाँ, पहले मिलना तो होगा, फिर देखेंगे कैसे क्या समझाना है। इतनी देर में बड़ी बहू मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय लेकर आती है और सबको एक एक करके चाय देती है। लीजिए सब लोग, चाय पी लीजिए, शायद चाय से कोई सही आइडिया ही मिल जाए। सास बहू का चेहरा गौर से देखती है। उनकी बहू गौरी बहुत साथ देने वाली होती है और कितनी तकलीफों से लड़कर भी उनके साथ एडजस्ट करती है। देख, तू तो हिम्मती निकली, सब सीख लिया, सब कर लिया, पर हर लड़की तेरे जैसी नहीं होती बहू। नई बहुओं को तो घर में आराम चाहिए होता है। हम इस खेत को कैसे घर बनाए ये समझ ही नहीं आ रहा है। अपने लिए एक कुल्हड़ चाय लेकर पास ही बैठ जाती है। वो आसमान की तरफ देखकर सोचने लगती है। मैं तो सब झेल गई, पर क्या आने वाली बहुएं भी इसी तरह सब कुछ सह पाएंगी? हर किसी की आंखों में चिंता होती है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार सजे धजे कपड़ों में लड़की देखने पहुंचा है। दोनों देवर के लिए रिश्ता बुआ सास बताती हैं। हंसी मजाक, चाय नाश्ता और शर्माती हुई लड़की, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है।
लड़के लड़की की बात पक्की हो जाती है। हमारा फर्ज बनता है कि जो घर हम अपनी बेटी को दे रहे हैं कम से कम उसे एक बार देख लें। हम लोग किसी दिन आपका घर देखने आएंगे। सब हंसते हुए हामी भरते हैं, पर सास का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ जाता है। जरूर आइए, घर आपका ही है। सभी खुशियां मनाते हुए खेत वाले घर में वापस लौट जाते हैं। दोनों बेटों के रिश्ते सब कुछ तय हो चुके होते हैं और चिंता की कोई वजह नहीं होती। एक दिन दोपहर में अचानक लड़की का पूरा परिवार उनके खेत वाले घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। सभी के चेहरे पर आश्चर्य होता है। अरे ये घर तो गांव से बिल्कुल अलग है, इतना दूर खेत के बीच में क्यों है? ये लोग तो खेत में रहते, आखिर हमारी बेटी कहाँ जाएगी? सास ससुर के चेहरे पर पसीना आ जाता है। दोनों बात संभालने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साहब, ये हमारा असली घर नहीं, हमारा घर रेनोवेट हो रहा है। वहां मशीनों का इतना शोर होता है कि नींद ही नहीं आती, इसलिए हम कुछ दिन अपने फार्म हाउस में आ गए हैं। फार्म हाउस शब्द सुनते ही लड़की के घर वालों ने एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगर फार्म हाउस है तो बहुत अमीर होंगे। हैं? ऐसे तो अमीर लोग ही रखते हैं फार्म हाउस। उनकी आंखों में भरोसा लौट आता है और वो संतुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। सास ससुर ने राहत की सांस लेते हैं। सच बोलते तो रिश्ता टूट सकता था। कुछ दिनों बाद ढोल नगाड़ों के बीच दोनों देवरों की शादी हो जाती है। दो नई नई बहुएं घर आने को तैयार होती हैं। रात हो चुकी होती है। बारात लौटते लौटते काफी देर हो जाती है। माँ जी, हमें इतनी देर हो गई पर घर अभी तक नहीं आया। अरे बेटा, बस 5 मिनट और अभी पहुंच जाएंगे। बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़े घबराई हुई लेकिन उत्साहित होती हैं। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी जाती है। चारों तरफ सरसों की खुशबू, गोभी, पालक, मूली, बस हरियाली ही हरियाली दिखती है। दोनों बहुओं की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये हमारे घर है इतने खेतों के बीच। हाँ, और खाना क्या हम यहाँ इसी खेत में बनाएंगे? बेटा, हमारा घर अभी रेनोवेट हो रहा है। कुछ दिन हम यहीं फार्म हाउस में रहेंगे, सब जल्द ठीक हो जाएगा। खेत वाले छोटे से घर के बाहर कलश रखा होता है। बहुओं के लाल लाल हाथों से हाथ छपाई लगवाई जा रही होती है। माँ जी, हम तो यहाँ 2-3 दिन ही रहने वाले हैं, तो ये सारी रस्में क्यों? सारी रस्में तो अपने असली घर में होती है ना। बेटा, आधी रस्में अधूरी नहीं छोड़ते, यहाँ कर लेते हैं और जब दूसरे घर में जाएंगे तब वहाँ भी करके सब रिपीट कर लेंगे। अभी के लिए यही तुम्हारा घर है। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, फिर वो सोचती हैं कि थोड़े दिन बाद तो वैसे भी दूसरे घर जाना है। दोनों मुस्कुराकर चावल के लोटे को गिराती हैं और गृह प्रवेश पूरा होता है। चारों तरफ सरसराती ठंडी हवा चल रही होती है। कुछ दिनों में तो अपने घर जाएंगे ही। हमारा असली घर देखने में कैसा होगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। गृह प्रवेश के बाद रात काफी हो चुकी होती है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। कमरे में बिस्तर तो होता है पर ठंड ऐसी कि चादर भी साथ नहीं दे रही होती है। हे भगवान, यहाँ तो बर्फ जैसी ठंड है, हीटर तो है ही नहीं, कैसे सोऊंगी? हीटर तो हमारे असली घर में है, यहाँ फार्म हाउस में तो बस काम चलाने वाला सामान है। नेहा हाँ में सिर हिलाकर खुद को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शिल्पा भी अपने पति से शिकायत कर रही होती है। ये कैसा बेड है, इतना सख्त जैसे पत्थर पर सो रही हूँ। मेरा तो कमर दर्द से बुरा हाल हो जाएगा। हमारे असली घर में तो मखमल के गद्दे हैं, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों बहुओं की रात करवटों में ही कट जाती है। ठंडी हवा खेतों में सरसराती घूम रही होती है। अगले दिन सुबह दोनों नई बहुएं नींद टूटते ही पूरे घर में रसोई ढूंढने लगती हैं, कभी इधर कभी उधर, पर रसोई कहीं दिखाई नहीं देती। तभी जेठानी की नजर उन पर पड़ती है। अरे अरे, तुम लोग घर में चक्कर क्यों लगा रही हो? अपनी पहली रसोई नहीं करनी क्या? दीदी, हम रसोई ही ढूंढ रहे थे, कहाँ है? हमारे यहाँ फार्म हाउस में खुली रसोई है, धूप के नीचे, खेतों के बीच। चलो मेरे साथ। दोनों नई बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं, पर चल देती हैं। हरियाली के बीच एक कोने में चूल्हा रखा होता है। लकड़ियां, गोबर के ओपले, चारों तरफ मिट्टी और ठंडी हवा लगातार उनके हाथ काट रही होती है। जैसे वो चूल्हा देखती हैं दंग रह जाती हैं। हमने तो कभी चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं है। उसी वक्त सास वहां आ जाती है। बेटा, हमारे यहाँ जब नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई इसी चूल्हे पर होती है, ये हमारी परंपरा है। बहुएं मन ही मन सोचती हैं शायद ये ससुराल की रस्म होगी, करना ही पड़ेगा। हवा ठंडी, धूप आंखों में चुभती, फिर भी दोनों मिलकर चूल्हा जलाने लगती हैं। धुआं आंखों में भर जाता है, खांसी रुक नहीं रही होती है। किसी तरह रोटियां और सब्जी तैयार होती है। वो थककर चूर चूर हो चुकी होती हैं। सब लोग अंदर बैठकर बड़े चाव से नाश्ता करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम दोनों ने। बहुओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, पर जब वे खुद खाने बैठती हैं रोटियां जम चुकी होती हैं, सब्जी ठंडी होती है।
चलो खाना गर्म कर लेती हूँ। फिर याद आता है कि गर्म करने के लिए फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा और आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा। वो मजबूरी में ठंडा खाना ही खाने लगती हैं। तुम लोगों को तो आज पहली बार ठंडा खाना मिला है, मुझे तो रोज ही ऐसा खाना पड़ता है। पहले सबको खिलाओ और जब हमारी बारी आती है तब तक खाना बर्फ जितना ठंडा हो चुका होता है। दोनों बहुएं हैरानी से उसकी तरफ देखती हैं। पर हम गैस क्यों नहीं ले लेते, इससे तो सबकी आसानी हो जाएगी। दीदी आप तो दूसरे घर में रहती होगी ना, फिर आपका रोज यहाँ क्यों आकर मुश्किल झेलनी पड़ती है? हाँ, मतलब अभी कुछ दिनों से हम सब यही रह रहे हैं ना, इसलिए ऐसा बोल दिया बस। दोनों बहुएं एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं और घबराई हुई होती हैं। दिन बीतते जाते हैं, एक एक करके कई हफ्ते गुजर जाते हैं। खेतों में हरियाली तो अब भी है, पर बहुओं के चेहरे से हर रंग उड़ चुका होता है। एक दिन सुबह की धूप में किसी तरह चूल्हा, लकड़ियां, धुआं पर रात होते ही ठंडी हवा खून जमा देती है। अंधेरा इतना कि कुछ नहीं दिखता है और फिर वही चूल्हे का संघर्ष चलता रहता है। दोनों बहुएं कांपते हाथों से सब्जी बना रही होती हैं। इतनी रात को खाना बनाना पड़ेगा और ऊपर से अंधेरा, ठंड है, कुछ दिख भी नहीं रहा, कैसे हो पाएगा ये रोज रोज? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कब तक चलेगा। दिन में तो जैसे तैसे हो जाता है, पर रात को तो चूल्हा भी हाथ जलाता है और हवा सब बुझा देती है। अरे नमक भी नहीं दिख रहा, लगता है ज्यादा पड़ गया। हर रात यही होता है, कभी नमक तेज, कभी मिर्ची कम, हमारे हाथ भी तो जम जाते हैं, कैसे कंट्रोल रहेगा? वो पानी लेने के लिए मटके में हाथ डालती हैं। उफ, इतना ठंडा पानी, हाथ में जैसे करंट लग गया है। दोनों एक पल के लिए काम रोक देती हैं। जब शादी हुई थी हमने सोचा था कि जिंदगी आसान होगी, सपनों जैसा घर होगा, लेकिन यहाँ तो खेत के बीच ये जिंदगी हमें खा रही है। हाँ, हमें तो बताया भी गया था कि ये सिर्फ फार्म हाउस है, कुछ दिनों की बात है, पर असली घर का क्या हुआ? रिनोवेशन इतना लंबा चलता है क्या? दोनों एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन फिर वही रात गहराई होती है। हवा का शोर कानों में चुभता है, चूल्हे की आंच बार बार बुझ जाती है। ये रसोई इतनी दूर क्यों बनाई है, घर के अंदर क्यों नहीं? इतनी ठंड में खाना बनाना किसको मजेदार लगता होगा? माँ जी के हिसाब से तो ये मौसम का मजा है, पर सच में ये मजा नहीं, मजबूरी है। किसी तरह खाना बनता है। वो थकी थकाई अंदर जाती हैं और सब लोग फिर से वही करते हैं। बहू पहले हम सबको परोस दो, तुम लोग बाद में खाना। वो मुस्कुराकर सिर हिलाती हैं, पर अंदर से टूट चुकी होती हैं। सबको गर्मा गर्म खाना मिलता है और बहुओं के लिए ठंडा खाना। फिर से वही ठंडा खाना बहुएं प्लेट में जमी सब्जी को देखती हैं। रोटी जैसी बर्फ बन गई होती है। इतनी मेहनत के बाद भी ठंडा खाना, ये तो न्याय नहीं है। काश हमारे मायके की तरह खाना मेज पर तैयार मिलता, यहाँ तो हाथ पैर तोड़कर भी चैन नहीं। उनके चेहरे पर असंतोष साफ दिखता है। 2-3 हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं और उन हफ्तों के बाद उनके मन का सब्र भी खत्म होने लगता है। नेहा की आंखों में नफरत होती है और शिल्पा के चेहरे पर चिढ़न साफ दिखती है। अब दोनों के दिल में एक ही सवाल, आखिर हमारी गलती क्या है और कब खत्म होगा ये खेत वाला जीवन? उनकी मुस्कान गायब हो चुकी होती है। धीरे धीरे बहुओं की परेशानी बढ़ती जाती है। एक दिन राशन के लिए उन्हें खेतों के बीच लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड में हाथ नीले पड़ जाते हैं। चप्पल कड़कड़ाती मिट्टी में धंस जाती है। ये कैसी जिंदगी है, 1 किलो दाल के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ता है और आते जाते शाम हो जाती है, फिर चूल्हे पर खाना, फिर ठंडा खाना। दोनों की सांसें तेज चलने लगती हैं। थकावट से उन्हें भारी सब्जी लानी होती है। मंडी बहुत दूर होती है। रास्ते में सिर्फ खेत, कटीली झाड़ियां और कीचड़ होता है। वो सब्जियों की टोकरी लेकर लौट रही होती हैं। रास्ते में कुछ औरतें उन्हें दिखती हैं। वो आपस में कानाफूसी कर रही होती हैं। अरे ये तो उसी खेत वाले घर की बहू है ना? हाँ वही, लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं इतने अंदर खेतों में? अजीब तो है। वो हमारा फार्म हाउस है, दूसरा घर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए हम अभी वहीं हैं। दोनों औरतें एक दूसरे को देखती हैं और हंस देती हैं। अरे बेटा, तुम्हारी सास ने अभी तक तुम लोगों को बताया नहीं क्या? लगता है अभी तक राज छुपाया हुआ है, तभी तो इतनी जल्दी शादी करती, वरना इस घर में कौन अपनी बेटी भेजता। सच में अगर पहले देख लेते तो भला कोई मानता क्या? ना कोई अपनी बेटी देता। इन बातों से दोनों बहुओं के दिल में शंका का तूफान उठ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या छुपाया गया है हमसे? हमारे घर वालों ने हमसे क्या सच छिपा लिया? दोनों की आंखों में डर और गुस्सा दिखता है। सब्जी की टोकरी हाथों में भारी लगने लगती है। उनको देर हो जाती है घर पहुंचने में। कहाँ मर गई थी तुम दोनों? इतना टाइम लगता है क्या सब्जी लाने में? पहले ही थकी हुई बहुएं अब बर्दाश्त खो बैठती हैं। हम इतनी दूर पैदल जाते हैं, ठंड सहते और ऊपर से डांट भी। क्यों ना हम अपने असली घर में ही चले जाएं?
जहाँ गैस है, हीटर है, इंसान जैसे रहते हैं। दोनों चिल्लाते हुए सवाल पर सवाल करने लगती हैं। माजिद सच बताइए, कितना झूठ बोला आपने? कब जाएंगे हम उस असली घर में, या फिर वो घर है ही नहीं? सास एक पल के लिए चुप हो जाती है, चेहरा झुक जाता है, बोलने की हिम्मत नहीं होती। दोनों बहुएं और चीखने लगती हैं। सुनिए, जवाब दीजिए, आपने हमारी जिंदगी से ऐसा मजाक क्यों किया? आखिरकार सास हार जाती है। हाँ ठीक है, हमारा और कोई घर नहीं है, ये कोई फार्म हाउस नहीं, यही हमारा असली घर है। दोनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। उनके हाथों की टोकरी जमीन पर गिर जाती है। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? हमने मजबूरी में झूठ बोला था। बेटों की शादी कहीं नहीं हो रही थी, उम्र निकल रही थी। पर क्यों? हमारी खुशियों का क्या, हमारे सपनों का क्या? अगर आपका असली घर यही था तो शादी से पहले हमें बताया क्यों नहीं? अगर सच बता देते तो क्या तुम्हारे घर वाले अपनी बेटियां यहाँ भेजते? बहुएं एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर अब धोखे और दर्द होता है। और अगर आप इतनी दूर खेत में रहती हैं तो गांव की उन औरतों को सब पता कैसे है? औरतें क्या जानती हैं वो आपके बारे में जो हम नहीं जानते? सास चौंक जाती है, डर उसकी आंखों में तैरने लगता है। अब आपको वो सब बताना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना है। फ्लैशबैक में जाता है। एक बड़ा पुराना घर पर ससुर कमजोर और अकेले होते हैं, पर ससुर बिस्तर पर पड़े पड़े खांस रहे होते हैं। अरे कितना बड़ा घर है पर आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उधर घर वाले किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जा चुके होते हैं। न किसी को फोन करना आता, न पढ़ना लिखना था। अचानक दरवाजे पर कोई आता है। जमींदार सूट बूट में बड़ी कार से उतरा हुआ, चेहरे पर चालाक मुस्कान होती है। अरे वाह, पूरी हवेली और तुम यहाँ अकेले? पढ़े लिखे भी नहीं है, तुम तो अंगूठा लगाते होगे। हाँ? अरे पर हम बूढ़े सही है, पर हमारे सिग्नेचर तो दुनिया पहचानती है। चाहो तो अभी करके दिखाऊं। जमींदार चालाकी से मुस्कुराता है। वो अपने बैग से कुछ अंग्रेजी वाले कागज निकालकर टेबल पर फैला देता है। अरे लो, बस यहाँ साइन कर दो, मैं मजाक उड़ाना बंद कर दूंगा। पर ससुर बिना पढ़े बिना समझे सब पे साइन कर देते हैं। साइन होते ही जमींदार की आंखों में चमक और चालाकी दिखती है। काम हो गया। वो बड़ी नम्रता दिखाते हुए वहां से चला जाता है। कुछ घंटे बाद घर वालों की वापसी। सब लोग पर ससुर के हाल पूछते हैं, लेकिन किसी को उस कागजात के बारे में जरा भी पता नहीं चलता है। अरे मेरा दोस्त आया था, मेरी बहुत मदद करेगा कह कर गया है। परिवार को लगता है कि अच्छी बात है। एक दिन अचानक हवेली के बाहर से जीप और पुलिस की आवाज आने लगती है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। जमींदार तगड़ी चाल के साथ अंदर घुसता है। पर इन लोगों को तुरंत इस घर से बाहर निकालो, ये मेरे घर पर कब्जा किए हुए हैं। पूरा परिवार सदमे में होता है। अरे ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा घर है। अरे यहाँ सब लिखित है, इन्होंने घर मुझे बेच दिया, इनका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कागज इनके नाम पर है तो इन्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से। सब रोने लगते हैं। ये झूठ बोल रहा है, मेरे पति ने कुछ भी नहीं बेचा। अरे मैंने प्यार से समझाया था, पर ये लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है, इसलिए पुलिस को लाना पड़ा। पुलिस उन्हें एक एक करके बाहर धकेल देती है। बच्चों का सामान, कपड़े, बर्तन सब सड़क पर बिखर जाता है। पर ससुर बेहोश होकर गिर जाते हैं। सारा परिवार टूट जाता है। जमींदार चालाक मुस्कान के साथ दरवाजे पर ताला लगाता है और कार में बैठकर चला जाता है। उस रात परिवार अंधेरे में खेत के बीच एक छोटा टूटा फूटा कमरा ढूंढकर वहां रहने लगता है। ठंडी हवा चुभती है। धीरे धीरे परिवार उस घर को रहने लायक बनाता है। आप लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई, पर हमारे साथ भी तो झूठ बोला गया। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? वो घर तो हमारा ही था, हम उसे वापस क्यों नहीं ले सकते? कैसे शिकायत करते? जमींदार बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ बोले तो गांव में रहना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है ना रामलाल, उसके बेटे से भी इसी तरह घर छीन लिया गया था। आज बेचारा गांव के आसपास भी नहीं रह सकता। दोनों बहुएं चौंक जाती हैं। उनके दिल में गुस्सा, दुख और निराशा सब एक साथ होता है। हमसे झूठ बोलने के लिए माफ करना। हम डर गए थे कि ये तुम लोग जान जाओगी तो शायद हमें छोड़कर चली जाओगी। जो है सो है बेटा, अब तुम लोग जाकर खाना बना लो। बहुएं चुपचाप एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में घर छिन जाने की आग होती है। अब वो इस ससुराल की किस्मत बदलने का फैसला लेती हैं। खेत में लगी सब्जियों के बीच एक छोटा चूल्हा जल रहा होता है। नेहा और शिल्पा बहू खाना बना रही होती हैं। ये बहुत गलत हुआ है।
पहले मुझे लगा था कि इन्होंने हमसे झूठ बोला तो मैं नाराज थी, पर अब जब सब पता चला तो दिल भारी हो रहा है। सच में इनकी मजबूरी देखकर बुरा लगता है। हाँ, हमसे झूठ बोलना गलत था, लेकिन जो इनके साथ जमींदार ने किया वो उससे भी बड़ा अन्याय है। हम कुछ तो करेंगे, हमें वो घर वापस चाहिए। वो घर हमारे पूर्वजों का है। दीदी बोल रही थी कि वो बहुत पुराना था, इसीलिए वो जमींदार ने चाल चली और उसे हथिया लिया। हम उस घर को ऐसे कैसे छोड़ दें? उसी घर में कितनी यादें होंगी हमारी, आने वाली पीढ़ियों की पहचान वही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके अंदर एक नई जिद बन जाती है। अगर हम घर वापस नहीं लेंगे तो हमें जिंदगी भर इस खेत के कमरे में रहना पड़ेगा, और इस खुली रसोई में ठंड धूप और तूफान के बीच खाना बनाते बनाते हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे। उसी समय अंदर से आवाज आती है, बहुओं खाना तैयार हुआ क्या? दोनों बहुएं जज्बाती में चूल्हे से रोटियां उतारती हैं और खाने की थालियां लेकर अंदर भागती हैं। सबको प्यार से परोसती हैं। कुछ दिन बाद, बहू, मेरे मन में आज गरम गरम पकौड़े खाने का मन हो रहा है। पर अभी तो हमने खाना बनाया था। ये क्या करे, फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा। ठंडी हवाओं के बीच दोनों फिर से खेत की रसोई में लौट आती हैं। हाथ ठंड से सुन्न होते जाते हैं, लेकिन सबकी खुशी के लिए वो मनपसंद चीज बनाकर अंदर परोस देती हैं। अगले दिन नेहा मेथी के खेत से पत्तियां काटती है। देखो यहाँ की सब्जियां तो कितनी ताजी हैं। हाँ, शहर में तो कभी इतनी ताजी सब्जी नहीं मिलती। यहाँ की हरियाली वाह, दिल जीत लेती है। चूल्हे पर सब्जी की खुशबू पूरे खेत में फैल जाती है। सब खाने की तारीफ करते हैं और दोनों बहुओं के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आती है। धीरे धीरे रात की ठंड, खुला आसमान, खेतों की हरियाली, सुबह की मीठी धूप, गांव की शांति, ये सब उन्हें अच्छा लगने लगता है। दोनों बहुएं एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती हैं। सच कहूँ, यहाँ की हवा मन को शांति देती है। हाँ, और अब चूल्हे पर खाना बनाना भी आसान हो गया है। हम तो भूल ही गए हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे। वो पुराना घर, उसे वापस लेना था, पर अब दोनों अपनी ही बात पर चुप हो जाती हैं। धीरे धीरे खेत की जिंदगी उनके दिल में जगह बना लेती है और पुराना घर उनकी यादों से चला जाता है। एक दिन दोपहर का समय, सास और तीनों बहुएं राशन लेने गांव की तरफ जा रही होती हैं। अचानक दूर से शोर सुनाई देता है। लोगों की भीड़ किसी बात पर बहस कर रही होती है। सुना है तुमने, पुराना वाला घर जो जमींदार ने कब्जा लिया था वो गैर कानूनी निकला है। हाँ, और अब उस पर बुलडोजर चलेगा। जमींदार के खिलाफ बड़ा केस बन गया है, अब उसे ही जेल जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरों का घर हड़प कर ये सब करना होता है तो यही होता है। अब जमींदार के ऊपर केस होगा तभी समझ आएगा। माँ जी, बदला तो मिलेगा ही, पर हमारा घर भी वापस आएगा। अब कोई नहीं रोक सकता। क्या सच में? दोनों नई बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक उठती है। शाम सब लोग खाना खा रहे होते हैं। जमींदार ने हमारा घर लूटा था, अब उस पर केस होगा तो मन को सुकून मिलेगा। क्या? पर वो घर तो हमारे बड़बाबा का था, हमारा खानदानी घर। पर अब क्या होगा? वो घर हमारा है, ये साबित कौन करेगा? माँ जी, उस घर पर हमारा हक था और दोबारा भी हमारा ही होगा। अब तो वो घर गैर कानूनी बताया जा रहा है। हम उस घर में गए तो हम पर भी केस हो जाएगा। सारा परिवार गहरी चिंता में डूब जाता है। अगले दिन जमींदार के घर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। सायरन की आवाज से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जमींदार, तुम गैर कानूनी मकान में रह रहे हो, तुम्हें गिरफ्तारी का आदेश है। अरे नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैंने तो बस धोखे से साइन करवाए थे। यह घर उन लोगों का है, उन गरीब लोगों का। अरे सच्ची बात बताओ। हाँ, मैंने तो धोखा किया था। मैंने कागजों पर गलत तरीके से साइन करवाए थे। इतना बड़ा सच वो खुद अपने मुंह से बोल देता है। देखा, फंस गया। अब हमारा घर हमें वापस मिलेगा। पूरा परिवार घर डरते हुए ये सब देख रहा होता है। अब क्या फायदा? वो घर अगर गैर कानूनी है तो हमें कैसे मिलेगा? वो घर गैर कानूनी नहीं था माँ जी, हमने ही ऐसी खबर फैलवाई। मतलब? दोनों बहुएं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलती हैं। उसे पूरा प्लान बताती हैं। रिकॉर्डिंग, एक्टिंग, फेक चार्जेस, सब नाटक होता है सिर्फ जमींदार को सच उकलवाने के लिए। अगर वो अपना सच खुद न कहता तो हम कभी पेपर नहीं देख पाते। और ये देखो, जमींदार की पूरी रिकॉर्डिंग। अरे मैंने धोखे से साइन करवाए थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगर वही बात वो अदालत में पलटने की कोशिश करेगा तो अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देंगे, सीधा सालों की जेल। अरे मुझे माफ कर दो, घर तुम्हारा है, कागज भी तुम्हारे नाम है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अरे हमारा खानदानी घर हमें वापस मिल गया।
सास गर्व से दोनों बहुओं को गले लगा लेती है। तुमने वहां तक सोच लिया जहां तक हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती थी। तुमने अपनी अकल से हमारा घर बचा लिया। अब कोई हमें खेतों में नहीं रख सकेगा। पूरा परिवार नई शुरुआत की खुशियों से भर जाता है और सब फिर से अपने पुराने घर में आ जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।